बस ठीक है, एक कंप्यूटर के ऊपर खाली लगा के ना फोटो दे दो। हाँ सिस्टम को इसी के ऊपर करना है, जो करना करो। ठीक है, उनसे पूछो क्या पैरामीटर, किस तरह उसको ऑनलाइन लेना है, लोकल लेना है, टीएमसी लेना है, आप बस उसको लिंक बना के दे दो और एक ही लैपटॉप बस रखो। ये ना दरवाजा अंदर का बंद है। रहने दो, कोई हम नहीं कर क्या करें हम, वो एक बस लैपटॉप ऑन करना ना, एक लैपटॉप ऑन करके वीसी के सामने रख दो बस। एचडीएमआई केबल लंबी लगा के ना वीसी के केबल अस्सलाम वालेकुम गर्ल्स। वालेकुम अस्सलाम मैम। अच्छा, आप लोगों का T2 भी हो गया और T1 दोनों का रिजल्ट मैं कल एंटर करी थी। और आपकी जो डॉक्टर फ़हीमा है उनसे मैंने कहा था कि मुझे आपकी वो मार्क भिजवा दें अवार्ड लिस्ट ना, तो आप भी जो लाइबा हैं आपकी और मानूर जो CRs हैं उनसे कहें कि आप में से जो भी मौजूद, मुझे लगता है अभी लाइबा तो आ गई हैं, तो आप ना उनसे कहें कि मुझे ज़रा एक सॉफ्ट कॉपी में ईमेल कर दें या व्हाट्सएप पे ही आप भिजवा दें मुझे, ठीक है, ताकि मैं आपके मार्क्स जो है ना प्रॉपर्ली उसमें एंटर कर दूँ। अच्छा, आज हम जो पढ़ेंगे वो है मल्टीपल रिग्रेशन, ठीक है। सिंपल रिग्रेशन हमने लास्ट टाइम पढ़ लिया था, आज हम मल्टीपल को डील करेंगे। मल्टीपल रिग्रेशन और सिंपल रिग्रेशन का डिफरेंस भी मैंने आपको पहले से बता दिया था। क्या डिफरेंस होता है इनका कि मल्टीपल रिग्रेशन में आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स जो हैं, जो फिक्स वेरिएबल्स हैं, वो more than one होते हैं। Response variable is one, that is y, and which is also called the dependent variable and response variable both. An independent variable is now denoted by x1, x2, x3, and so on. If there are three, normally in at your level, there would be three independent variables x1 to x3, and the model will be run from the same menu, analyze, and then regression. It's multiple linear, click on the linear. Since the data is not entered, therefore open data file. अगर डेटा फाइल ही खुली होती तो क्या होना था, इसने फौरन रन हो जाना था, लेकिन चूंकि डेटा फाइल, एक मिनट अगर होल्ड करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।
हाँ जी बच्चों, मैं अब ना आपके सामने खोलने लगी हूँ एक कोई क्लास, कोई फाइल, या हम कोई एंटर कर लेते हैं या कोई फाइल खोल लेते हैं, ज़रा आसानी हो जाएगी। सैम्पलिंग सिलेबस एसपीएसएस एक्सरसाइजेस, यहाँ से देखो मैंने डेटा फीड किया हुआ ना, मैंने इस तरह से देखा, यहाँ से खोल लेते हैं, अदरवाइज तो हम नया डेटा भी एंटर कर सकते हैं। अभी यहाँ मैंने आपसे कहा कि कैसा डेटा होना चाहिए इसमें, आपके पास एक एक्स का वाई का एक डेटा हो और x1 x2 x3। मेरा ख्याल है कि यहाँ पर ऐसा कोई डेटा मौजूद लग नहीं रहा। ठीक है, तो हम यूँ करते हैं कि एक बार डेटा इंडिपेंडेंट अनटाइटल्ड लिख लेते हैं, ये क्या है, फिर भी x1 है, चलो इसको हम वेरिएबल ले लेते हैं, इसका नाम रख देते हैं दिस इज xy, दिस इज x1, हम खुद से डेटा दोबारा एंटर कर लेते हैं। ठीक है, इसको रखते हैं x2, चलो 2 ही रख लेते हैं अभी। ठीक है, मोर देन 1 होंगे तो ये किसका क्वेश्चन बचेगा, ये मल्टीपल का क्वेश्चन है। ठीक है, मल्टीपल रिग्रेशन, मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन। अच्छा, और हमने जब इसका डेटा एंटर करना है तो इसके वेरिएबल की टाइप वही रखनी है जो इससे पहले रखते आए हैं। क्या होगी इसकी वेरिएबल की टाइप, होगी आपकी स्केल। हाँ जी बिल्कुल, स्केल होगी। ठीक है, यहाँ से मैं इसको आगे करती हूँ ताकि हम उसको स्केल को यहाँ पे अपडेट कर दें। ये आपका आ गया स्केल, और यहाँ से भी हमने इसको कर दिया स्केल। ठीक है, अब वापस जाएंगे और डेटा व्यू में जाकर y की वैल्यूज एंटर हुई हुई है, x1 x2 की हम एंटर कर देते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इस तरह से ले लेती हूँ 2, 2.1, ठीक है, 2.7, 2.9, ठीक है, 3, 3, 3.2, ऐसे ही मैं रैंडम सी वैल्यूज ले रही हूँ, 3.2, 3.6 और 3.7। ठीक है, ये इसका डेटा ले लिया। एक्चुअली क्या है, बाय रिस्पॉन्स वेरिएबल है, कोई एक सिनेरियो, कोई एक सिचुएशन है जिसमें x1 और x2 दो वैल्यूज़ को आप खुद से कंट्रोल कर रहे हो, और उनकी वैल्यूज़ को असाइन करने के बाद y के जो रिजल्ट्स हैं उनकी ऑब्जर्वेशंस को नोट डाउन करना है। जैसे हम कहते हैं x1 कोई टेम्परेचर है, हमने टेम्परेचर ये सारे दे दिए, और x2 कोई प्रेशर है, हमने उसको साथ प्रेशर भी मेंटेन किया, या कोई किसी चीज़ की कंसिस्टेंसी है, या कोई डेंसिटी है, या उसका कोई वॉल्यूम या कोई क्वांटिटी है, कोई भी वेरिएबल है कि टेम्परेचर ये रखा x1, और x2 क्या है ये हम यहाँ पे मेंशन करेंगे इसके लेबल्स में। ठीक है, ये y क्या है आपकी, ये ऑब्जर्वेशंस हैं जो आपके रिजल्ट्स हैं, या यील्ड है, फॉर एग्जांपल यील्ड है, चलिए मैंने यील्ड रख दिया, यील्ड ऑफ एनी क्रॉप कर दे। ठीक है, और ये मैंने कहा जी टेम्परेचर, हालांकि बड़ा मैंने बहुत थोड़ी वैल्यू रखी है 2, 3 करके, चलो ये टेम्परेचर है। और यहाँ पे हम किसी चीज़ की क्वांटिटी मैनेज कर लेते हैं कि इतनी क्वांटिटी है, ये टेम्परेचर है, क्वांटिटी कर लो या साइज कर लो किसी चीज़ का, कि फॉर एग्जांपल ये यील्ड है तो हम कहते हैं कि ये साइज ऑफ सीड कह देते हैं, सीड की साइजेस क्या हैं उस पर डिपेंड करता है कि उसकी यील्ड कैसी होगी, उसकी क्वालिटी पे भी डिपेंड कर सकता है, उसकी टेम्परेचर पे भी। तो ये दो वेरिएबल्स x1 x2 को हमने खुद से कंट्रोल किया, खुद से फिक्स किया, इनको अपनी मर्जी से आप वैल्यूज दे रहे हो, और इनकी वैल्यूज देने के बाद y की वैल्यूज आपने 2, 4, 6 महीने जितने देर के बाद क्रॉप्स ने आपका यील्ड देनी है उतना हमने ऑब्जर्व करना है, और फिर क्रॉप को कट करके उसका वेट कर लेना है। ठीक है, मैंने एक ऐसे एक सिनेरियो लिया जिसमें मल्टीपल रिग्रेशन एग्जिस्ट करता हो। चलिए जब क्वांटिटी कह देते हैं साइजेस का, फॉर एग्जांपल मिलीमीटर्स में है 5 है, 5.1 है, 5.3 है, अगेन 5.3 है, 5.4 है, 5.5, अगेन 5.5, ऐसे रैंडम सी वैल्यू दे रही है, 6 दे दिया, 6.1 दे दिया, फिर 6.1 ही दे दिया, और इस तरह से ये डेटा आपका एंटर हो गया। ठीक है, अब आपने क्या करना है इसके लिए, आज देखिए आपकी आधी क्लास आई हुई है, 22 स्टूडेंट्स आर ओनली प्रेजेंट, 50 आप लोग टोटल हो, फिर बाकी बच्चों का मिस हो जाएगा। एनालाइज, देन रिग्रेशन, देन लीनियर, आप नोट डाउन कर लें। फर्स्ट स्टेप क्या होगा, स्टेप 1, ओपन एन SPSS फाइल, डिफाइन 3 वेरिएबल्स y, x1, x2 एंड एंटर डेटा। इस स्टेप 1 में ये तीनों बातें लिख देनी है। इसको लिखने के बाद आपने क्या कहना है, स्टेप नंबर 2 में एनालाइज, एरो, रिग्रेशन, फिर एरो का निशान डालना है, और फिर लीनियर,
लीनियर करोगे तो आपके पास एक विंडो दोबारा से ओपन हो जाएगी जिसमें डिपेंडेंट का देखिए बॉक्स छोटा सा है, क्योंकि आपका डिपेंडेंट वेरिएबल ऑब्जर्वेशंस जो हैं वो एक ही रहेंगी जिसको आपने नोट करना है। उसको इफेक्ट करने के लिए जो जो वेरिएबल्स हैं वो सारे आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं। हम एट द सेम टाइम सेलेक्ट कर सकते हैं या वन बाय वन भी कर सकते हैं। ये यहाँ एरो है, इस एरो को यहाँ से क्लिक करेंगे तो सेलेक्ट होकर इंडिपेंडेंट पे आ जाएंगे। ठीक है, ये इंडिपेंडेंट में आ गए। स्टैटिस्टिक्स में जाके आपने एस्टिमेट्स देखें बाय डिफॉल्ट फिट क्लिक हुआ हुआ है, आपने इसी को क्लिक रहने देना है। यहाँ से आपने आर्ट्स के मॉडल फिट है, मॉडल फिट को रहने देना है। बस ये दो चीजें बाय डिफॉल्ट है, आपने इन्हीं को ही चेक बॉक्स रहने देना है। ठीक है, कंटिन्यू किया। प्लॉट्स, प्लॉट्स में आपने चलें आपके लेवल तक इसको रहने देते हैं, हम ये कर लेते हैं कि ये रहने देते हैं, इसको छोड़ देते हैं। मैम जी बेटा, सेव में मैम जाते स्टेप हैं। 2 एक दफा, आगे बोले स्टेप 2। मैम स्टेप 2 एक दफा रिपीट कर देंगी? हाँ, एनालाइज, एरो, रिग्रेशन, एरो, लीनियर, एरो। फिर आपने क्या करना है कि जो डिपेंडेंट वेरिएबल है आपका, उस डिपेंडेंट वेरिएबल को के सामने ये लिख देना है ऐसे, डिपेंडेंट इज इक्वल टू वाई, कि आपने ये सिलेक्ट कर दिया। ठीक है, फिर लिखना है इंडिपेंडेंट और उसके साथ ऐसे कॉपी कर देना, चाहे ऊपर ऊपर नीचे लिख दो, चाहे साइड पे लिख दो। ये कोलन लिखा हुआ है ना, कोलन का मतलब है कि इसके आगे आपने ये दोनों लिख देने हैं, ये वाला भी लिख देना है और आपने ये वाला x1 x2 दोनों लिख देने हैं। ठीक है, और डिपेंडेंट के आगे भी ये कोलन लगा हुआ है, इस कोलन के आगे आपने ये यील्ड बाय लिख देना है। ठीक है, करने के बाद आपने जाना है एस्टिमेट। बहरहाल मैं आपको भी बताती हूँ कि किसी में मजीद जाने की इसलिए ज़रूरत नहीं है कि आपका हमने ऑप्शंस क्लिक किया। मैं दोबारा से इसको बंद करती हूँ। जो हमने दोनों कर लिए, डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, स्टैटिस्टिक्स को क्लिक किया और चेक बॉक्स कर दिया एस्टिमेट्स को और मॉडल फिट को। ऐसे लिखना है, क्लिक एरो लगाओ, एरो लगाने के बाद स्टैटिस्टिक्स लिखो, ये वाला स्टैटिस्टिक्स, फिर एरो लगाओ और उसके अंदर दोनों चीजें लिखो, एस्टिमेट्स, उसके बाद में ऐसी बॉक्स बनाओ स्क्वायर बॉक्स और इसको चेक बॉक्स कर दो। मॉडल फिट लिखो और उसके शुरू में भी बॉक्स बनाओ और उसको चेक बॉक्स कर दो, ये दोनों पॉइंट्स। ठीक है, ये लिख दिए। इसको करने के बाद कंटिन्यू को एरो कर दिया, एरो करके कंटिन्यू किया, वापस आए और सेव का बटन प्रेस करना है, प्लॉट्स को नहीं करना। सेव, सेव को किया आपने। सेव हमने दो चीजें सेव करानी होती है, याद रखिए कौन कौन सी दो चीजें जो हमने सिंपल लीनियर रिग्रेशन में भी की थी। सेव में आपने क्या कुछ करना है, मैं साइड पे लेके आ रही हूँ। अनस्टैंडर्डाइज, ठीक है, प्रेडिक्टेड वैल्यूज, ये जो इसकी टॉप पे लिखी हुई है। ठीक है, ये जो प्रेडिक्टेड वैल्यूज हैं ये वाली भी आपने लेनी है और जो रेजिड्यूल्स हैं ये भी लेने हैं। और कौन कौन से लेने हैं, आपने ये अनस्टैंडर्डाइज दोनों को चेक बॉक्स कर देना है और ये लिखना है आपने सेव के आगे एरो लगा के, प्रेडिक्टेड वैल्यूज, अनस्टैंडर्डाइज चेक बॉक्स, रेजिड्यूल्स और इसके आगे भी अनस्टैंडर्डाइज चेक बॉक्स। ऐसी चेक बॉक्स यानी बॉक्स बना के इसमें टिक लगा देना है और इसके आगे अनस्टैंडर्डाइज लिख देना है। ठीक है, फिर कंटिन्यू, एरो लगा के कंटिन्यू लिखें और फिर वापस आके ओके कर देना है। ठीक है, यानी आपने साइड पे जितने ब्लू कलर के बटन्स बने हुए हैं, इन बटन्स में स्टैटिस्टिक्स को क्लिक करना है आपने और सेव करना है, दो चीजों को करना है। ठीक है, और ओके कर दिया। अब ओके किया तो आपके सामने ये देखें, मैं क्लियर कर दूं इसको ताकि हमें कुछ प्रॉपर्ली नजर आ जाए। अच्छा, अब आप देखिए यहाँ से जो रिजल्ट्स आ रहे हैं, टेबल्स तो काफी सारे बने हैं। इन टेबल्स में आपने जो देखना है वो सबसे पहले तो देखना है कि आर स्केयर की वैल्यू क्या है। ये जो छोटा सा लिखा हुआ है आर स्केयर का आंसर क्या आया हुआ है, 0.955। आपने ये लिख देना है। ठीक है, जब हमने लिखा था ना मॉडल फिट, चेक बॉक्स किया था ना मॉडल फिट को, तो मॉडल फिट ने आपको ये वाला टेबल दिया सेंटर में। इस सेंटर वाले टेबल से हमने सिर्फ एक वैल्यू को पिक करना है, दैट इज आर स्केयर। ठीक है, जिस तरह एक्स स्केयर लिखते हैं ना, एक्स के ऊपर छोटा सा 2 लिखते हैं ऊपर सबस्क्रिप्ट में, आपने उसी तरह से लिखना है आर, कैपिटल आर और उसके ऊपर छोटा सा 2 लिख देना है, या इन वर्ड्स भी लिख सकते हैं आर स्केयर 0.955। ठीक है, तो विच शोज विच इज वेरी क्लोजर टू 1, which shows that it is a good model fit, अच्छा मॉडल फिट हुआ है आपका। उसके बाद आपने आना है रिग्रेशन। रिग्रेशन के आगे 0 0 है। इस रिग्रेशन के आगे 0 ये शो करता है कि हाँ ये जो आपका स्कैटर्ड डाटा था x1 x2, आपने देखना है
आप 2D शेप तो बनाते हो ना मैथ्स में, जब भी आप ग्राफ बनाते हो 2D होते हैं ना, एक तरफ एक्स एक्सिस होता है और एक तरफ वाई एक्सिस होता है। जब आपका होगा 3D, तो आप एक बॉक्स समझ लो, एक ऐसा कंटेनर जिसके अंदर एक एक्स एक्सिस है, एक वाई एक्सिस है और एक आपका जेड एक्सिस है। ठीक है, नॉर्मली आपको पता है ना कि इस तरह से एक्सिस जो बने हुए होते हैं, ये एक एक्स एक्सिस होता है, एक वाई एक्सिस होता है। और अगर हम ये पीछे से एक और निकाल लें सेंटर से, तो हम इसको जेड एक्सिस कह देते हैं। ठीक है, तो हमारे केस में ये वाला आपका रिस्पॉन्स वेरिएबल वाई ही रहेगा, एक आपका क्या हो जाएगा एक्स एक्सिस x1 और दूसरा क्या हो जाएगा x2। समझ लो आप एक बॉक्स है आपके पास, एक कंटेनर है, उस जैसे शू बॉक्स है आपका। ठीक है, शू बॉक्स के अंदर आपके पॉइंट्स जो है वो स्कैटर्ड है, हवा में स्कैटर्ड है। ठीक है, अगर आपने जो आपका ओरिजिनल डेटा था जो हमने यहाँ पर डेटा व्यू में डाला था, वो इस बॉक्स में स्कैटर प्लॉट में ऐसे स्कैटर हुआ होगा। अब उसके दरमियान से एक लीनियर लाइन जो है वो गुजर रही होगी। ठीक है, इन सारे पॉइंट्स के दरमियान में से वो हम यहाँ पे इस तरह से प्लॉट नहीं कर सकते, नहीं ना कर सकते, क्योंकि हमें वो नजर नहीं, 3D के अंदर आप उसको 3D इफेक्ट नहीं आ रहा इस वक्त, क्योंकि मेरे पास जो डायमेंशंस है मेरी स्क्रीन की वो 2D है। जिस तरह आप सिनेमा में भी जो स्क्रीन है आपके पास 2D होती है, आप एक खास किस्म की ऐनक लगाते हो तो आपको 3D नजर आती है, अदरवाइज वो भी आंख का धोखा ही होता है। एक्चुअली 3D शेप्स इस तरह से बन नहीं सकती हैं। तो ये आपके पास जो स्कैटर प्लॉट्स हैं, डॉट्स हैं, ये स्कैटर प्लॉट है और इसका ग्राफ इसीलिए मैंने आपसे नहीं बनवाया, कि बन नहीं सकता, सिंपल लीनियर का बनेगा, मल्टीपल लीनियर का नहीं बनेगा। ठीक है, तो आर स्क्वायर शो करता है कि 0.955, ये एक अच्छा मॉडल इसके दरमियान में जहाँ से इन पॉइंट्स के क्लोजर गुजर रहा है, और ये 0 शो करता है कि आपका मॉडल इसके लिए फिट होना पॉसिबल है। अगर ये 0.5 से 0.05 से वैल्यू ग्रेटर होती, अगर ये 0.05 से वैल्यू ग्रेटर होती, तो हम कहते हैं कि इसके लिए ये अच्छा फिट नहीं होना था। यानी ये दोनों टेबल्स आपका ऊपर आर स्क्वायर और इसका ये 0, ये दोनों बातें मिलकर ये बताती हैं आपको कि मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन इज एन अप्रोप्रिएट मेथड टू फिट द मॉडल। ठीक है, यानी मॉडल फिट करने के लिए रिग्रेशन मॉडल इसमें फिट होता है कि नहीं होता, इसकी वैल्यू लेस देन 0.05 होनी चाहिए। अगर ये लेस देन 0.05 है, हमारे केस में इस वक्त 0.00 है, तो इसका मतलब है कि आपके लिए मॉडल इसमें फिट अच्छा हो रहा है। और ये भी शो करता है 0.955 की वैल्यू जो है वो 1 के क्लोज है, तो ये भी शो करता है कि अच्छा मॉडल यहाँ पर फिट हो रहा है। ठीक है, अब आपने मेजरली जो देखना है वो क्या देखना है, जिस टेबल को हमने कंसिडर करना है जिसमें आपकी वैल्यूज एग्जिस्ट कर रही हैं, वो है आपका नेक्स्ट टेबल कोफिशिएंट्स का। ठीक है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका जो टॉपिक है वो ये है, टेबल जो है वो ये है, जिसमें आपने यहाँ से जो वैल्यूज उठानी है वो, सॉरी कोफिशिएंट्स, ये वाला जो टेबल है कोफिशिएंट्स का। ठीक है, ये वाला टेबल, इस टेबल में एक ही कॉलम है आपका जिसमें से आपने वैल्यूज को पिक करना है। ठीक है, ये अब आप मुझे बताएं टेम्परेचर को हमने क्या लिया था x1, ऐसे ही है ना, उसका लेबल x1 था, और इसका टेबल के लेबल जो है ये इसका वेरिएबल कौन सा था, इसका वेरिएबल था x2। तो आपने मॉडल क्या लिखना है, आपने यहाँ पे, मैं यहाँ लिख देती हूँ आपको ऐसे, y, इसके ऊपर हैट भी डालना है। ठीक है, हैट मेरा इसके ऊपर नहीं डल रहा है इसलिए मैंने साइड पे करके डाल दिया है, आपने इसके y के ऊपर डालना है। y हैट इज इक्वल टू कांस्टेंट का रिजल्ट लिखना है। कितना कांस्टेंट का रिजल्ट, 51.293। ठीक है, ये कांस्टेंट का रिजल्ट लिखा, प्लस प्लस इसलिए डाल रहे हैं कि टेम्परेचर का जो आंसर आया हुआ है ये वाला, ये कितना आया हुआ है, पॉजिटिव में आया हुआ है, पॉजिटिव है ना ये आंसर, ये देख लो अगर आप। तो अब आपने क्या करना है, ओहो गड़बड़ हो गया, चलें यहाँ से लिखते हैं, ये कितना है 5.087, इसके साथ मैं लिखूंगी x1, वन भी छोटा सा सब्सक्रिप्ट लिखना है नीचे करके, लेकिन अभी मुझे पूरा लिखना पड़ रहा है। ठीक है, प्लस क्या लिखेंगे अब आप बताएं, 280। हाँ 280 भी चलिए लिख लेते हैं, और साथ क्या आएगा x2। बिल्कुल जी x2 आ जाएगा। खैर है, ये एक ही लाइन में आना चाहिए ऐसे। ठीक है जी,
ये अब आप देखें कि आपके सामने जो है इस तरह से ये मॉडल फिट हो गया है। y हैट इज इक्वल टू, आप इसके ऊपर लिखेंगे मल्टीपल, यहाँ पर कि आपने क्या फिट किया, ये मल्टीपल फिटेड रिग्रेशन इक्विवेलेंट लिख देते हैं, बल्कि फिटेड वर्ड पहले आना चाहिए, फिटेड मल्टीपल रिग्रेशन इक्विवेलेंट। ठीक है, तो अब आपका ये रिजल्ट है। आपने अपना फोर्थ स्टेप, बल्कि थर्ड स्टेप आपका होगा आउटपुट, और आउटपुट में आपने क्या कुछ लिखना है। सबसे पहले तो आपने स्टेप नंबर ऐसे लिखना है, स्टेप 3, और स्टेप 3 क्या आएगा, आर स्क्वायर स्क्वायर ऊपर का लिखना था, मैंने साथ ही लिख दिया, इज इक्वल टू 0.95, यही है ना, 0.955 भी था, शायद 955 भी था, ठीक है, जो भी। और दूसरा क्या था, बस उसको आपने ऑब्जर्व भी करना है, सिंस इन रिग्रेशन, इन कौन सी बात में कर रही हूँ, ये जो हमारा आया हुआ था इन रिग्रेशन पी, ये पी वैल्यू होती है जो 0.00 में है ना, अभी मैं पी वैल्यू आपको पढ़ाऊंगी इंशाल्लाह कल के लेक्चर में। पी वैल्यू इज इक्वल टू 0.000, और आपने इसकी इंटरप्रिटेशन में क्या लिखना है, थोड़ा ये ओवरलैप हो गया है, ओहो ये तो ज्यादा ही ओवरलैप हो गया है, अब ये नीचे जा नहीं सकेगा। चलें, बहरहाल आपने क्या लिखना है, since our p value is less than 0.05, therefore multiple regression is an appropriate method to fit the model। ठीक है, और उसके बाद आपने ये मल्टीपल का ये वही लिखनी है, और यह सारा आपका थर्ड स्टेप, आपकी आउटपुट आ गई। ठीक है, क्लियर हो गया सबको कि कुछ पूछना है इसमें? मैम थर्ड स्टेप रिपीट कर दें। थर्ड स्टेप में आपने एक तो चीज शो करनी है उसकी आर स्क्वायर की, मैं थोड़ा सा इसको पहले ऊपर कर दूं। आपने 3 चीजों को नोट करना है, मैं इसको क्लियर भी करती हूँ एक बार। एक आपने शो करना है आउटपुट में आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0.955, फिर आपने कहना है इन रिग्रेशन पी वैल्यू इज इक्वल टू 0.000 which is less than 0.05, therefore multiple regression is an appropriate method for this data। ठीक है, उसके बाद आपने लिखना है ये वाला पूरा मॉडल बाय हैड इज इक्वल टू, जो मैंने भी लिखा था आपके सामने, ये 3 चीजें लिखनी है आपने, और बस खत्म, ये आपका स्टेप आ जाएगा, स्टेप नंबर 3। ठीक है, एक क्वेश्चन हम और कर लेते हैं, ठीक है, ताकि आपको भी मजीद क्लियर हो जाए। हम बुक में से कोई क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, एक चीज तो रह गई, ये देखें, हमने जो सेव कराया था ना, उस सेव में क्या था, हमने रेजिड्यूल्स और प्रेडिक्टेड वैल्यूज सेव कराई थी। ठीक है ना, ये देखें PRE का मतलब है ये प्रेडिक्टेड वैल्यूज हैं, ये आपके रेजिड्यूल्स हैं। रेजिड्यूल्स जो हैं उसका टोटल अगर आपका 0 आ जाए या 0 के क्लोजर आए तो इसका मतलब है कि मॉडल एक अच्छा मॉडल है। तो आप इसको 0 टोटल इसका कर लो, कैलकुलेटर से करने की जरूरत नहीं है, आपने यहाँ पे एनालाइज में जाना है, और एनालाइज में जाकर डिस्क्रिप्टिव में जाना है, और आपने इसको ऐड कर लेना है। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव में गए और फिर दोबारा डिस्क्रिप्टिव में चले गए। ठीक है, आपने डिस्क्रिप्टिव में जाके कौन से वेरिएबल का ऐड करना है, रेजिड्यूल्स को, सिर्फ रेजिड्यूल्स को, बाकियों को ऐड करने का कोई फायदा नहीं है, कोई मकसद नहीं है। ठीक है, और ऑप्शंस में जाके आपने इसमें सिर्फ सम को करना है, बाकी सब अनचेक कर देना है, सिर्फ हमें क्या चाहिए, सम चाहिए। ठीक है जी, कंटिन्यू एंड देन ओके। ठीक है, अब हमने ओके किया, तो अब आप देखें कि आपकी जो आउटपुट विंडो है उसमें आखिर में इसका रिजल्ट आ रहा होगा। नजर आया किसी को क्या रिजल्ट आ रहा है?
जी 0 पॉइंट, ये जो रिजल्ट है देखें, सम का रिजल्ट है ना, सम इज 0.000, विच शोज दैट योर मॉडल इज अ गुड मॉडल। ठीक है, यहाँ से आपका रेजिड्यूल्स का जो सम है वो क्या आना चाहिए, वो 0 आना चाहिए। ठीक है जी, ये हम इसको यहाँ से मिनिमाइज कर रहे हैं आउटपुट विंडो को। अब और क्या इसमें देखने की जरूरत है, प्रेडिक्टेड वैल्यूज। अब आप प्रेडिक्टेड वैल्यूज देखिए, दीज आर द प्रेडिक्टेड वैल्यूज। आपकी जो ऑब्जर्वेशन थी उसके क्लोज होनी चाहिए आपकी प्रेडिक्टेड वैल्यू। क्या वाकई प्रिडिक्ट का मतलब क्या होता है, प्रिडिक्ट का मतलब होता है कि आप उसको पहले से बता सकते हो। जैसे आज मैं कहूँ आज बाहर धूप है, बड़ी तेज धूप है, भाई आज प्रेडिक्शन में कर रही हूँ बारिश का कोई चांस नहीं, नो चांस, या चलो मैं कहती हूँ 10% चांस है कि बारिश होगी, तो मैंने प्रिडिक्ट किया ना। अगर इसी वक्त यहाँ पर बादल आए होते और ठंडी हवाएं चल रही होती, तो मैंने क्या प्रिडिक्ट करना था, मैंने कहना था 60 या 70% चांस है कि बारिश होगी। बिल्कुल काले बादल हैं और बड़ी ठंडी हवा चल रही है, इसका मतलब है 80% चांस है। तो प्रिडिक्शन क्या होते हैं कि उस सिचुएशन को आप पहले से भी डिफाइन कर सकते हो कि वो क्या अकर करेगी या क्या अकर करने जा रही है। तो अब आपकी ये ऑब्जर्वेशंस उस केस में आई हैं जब आपने x1 और x2 का ये वाला पेयर रखा। ठीक है, इसका ये पेयर रखा, ये सारे पेयर्स बना रहे हैं ना x1 x2 के, 3 रखा है, इसका 5.4 रखा है, इसका भी 3 रखा है, 5.5 रखा है, तो आपको जो आउटपुट मिल रही है वो ये मिल रही है। ठीक है, इस x1 x2 के साथ आपको जो आउटपुट्स मिल रही हैं वो ये मिल रही हैं जो आपके y कॉलम में है। अगर मैं इसके अलावा कोई आउटपुट रखती कोई वैल्यू x1 x2 की रखती हूँ, फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ कि मैंने यहाँ पर 3.7 नहीं रखा, मैंने रखना है जी 4, और यहाँ मैंने रखना है चलो जी 7। अब क्या रिजल्ट आएगा, वाई हमने एक्चुअल तो इस एक्सपेरिमेंट को दोबारा परफॉर्म नहीं किया। जिंदगी में हजारों सिचुएशंस आनी है जब हम इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म नहीं करेंगे, लेकिन स्टिल हमें इसकी वैल्यू यहाँ पर चाहिए होगी कि x1 x2 की वैल्यू जो है वो हमने ये दी है, और उसके अगेंस्ट हमारे पास y का क्या रिजल्ट आता है या y क्या होना चाहिए। ये मैं क्वेश्चन मार्क बना रही हूँ कि इस केस में आपका y क्या आ रहा है जब आपका x1 और x2 ये थे। तो इसके लिए आपने y को फाइंड आउट जो करना है, और ढेरों ऐसी सिचुएशंस हो सकती हैं जिसमें x1 x2 की कुछ भी हम सेट्स रखें पेयर्स बना के, और उसके अगेंस्ट एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म ना करें, लेकिन स्टिल वी रिक्वायर द वैल्यूज ऑफ y। वो कहाँ से आएंगी, वो आपकी इस फिटेड मॉडल से आएंगी जो हमने अभी y हैट निकाला ना, y हैट 51 पॉइंट समथिंग जो भी आपका निकला था, y हैट इज इक्वल टू उस मॉडल में जब भी आप x1 और x2 की वैल्यूज रखोगे, ठीक है, तो आपका इसका रिजल्ट मिल जाएगा जो आपको यहाँ क्वेश्चन मार्क मैंने बनाया है। तो प्रेडिक्टेड वैल्यूज भी आपको क्या बताती हैं कि वो वैल्यूज हैं जो अगर हम एक्चुअल एक्सपेरिमेंट परफॉर्म ना करते तो 62 की जगह पर, ठीक है, ये जो 62 की जगह पर हमारा क्या रिजल्ट आ रहा है, 63 की जगह पर 63 नहीं आ रहा बल्कि हमारा रिजल्ट आ रहा है 62.86, विच इज वेरी क्लोज टू द एक्चुअल वैल्यू। इसका मतलब है अगर हम इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म ना करते और उसमें 5 ना रखते x2 को और 2 ना रखते x1 को, और हम हमारे पास ये ऑब्जर्वेशंस ना आती, लेकिन हम अगर इसके एक्सपेरिमेंट को इमेजिनरी करें कि परफॉर्म किया होता, तो 63 की जगह क्या आता, 62.86। ठीक है, तो हमारा मकसद मॉडल फिट करने का ये होता है कि हमने 10-12 दफा एक्सपेरिमेंट कर लिया। आप वैसे देखो कोरोना का एक्सपेरिमेंट जो वैक्सीन का बना, तो क्या हुआ, आपके पास जो पेशेंट्स आए आपने 10, 20, 50, 100 एक्सपेरिमेंट कर लिए, इतने एक्सपेरिमेंट किए ना। कुछ लोग बीमार थे, कुछ ओल्ड एज के थे, कुछ यंग थे, कुछ बच्चे थे, सब पे वैक्सीन लगाई। कोई डायबिटीज वाले था उसको वैक्सीन लगाई, कोई हार्ट पेशेंट था उसको वैक्सीन लगाई, और हर तरह के डिफरेंट सिचुएशंस में आपने वैक्सीन लगाई, और उसके बाद कहा हाँ जी वैक्सीन इज सेफर, वैक्सीन इज इफेक्टिव for all type of people having different diseases of different ages, of different categories, of different living standards, of different countries, or even of different subcontinents, continents, in different मुल्कों, शहरों, इलाकों के लोग भी जो हैं उनके लिए वैक्सीन एप्लीकेबल है। तो हमने एक्सपेरिमेंट कितनी दफा परफॉर्म किया, 100, 200, 1000 दफा, हमने लाखों दफा तो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म नहीं किया होगा ना, लेकिन हम क्या करते हैं एक्सपेरिमेंट
चंद दफा परफॉर्म करते हैं और उसके रिजल्ट्स को जनरलाइज कर देते हैं फॉर द रिमेनिंग ऑल पॉपुलेशन। हमने यहाँ पर भी एक्सपेरिमेंट कितनी दफा परफॉर्म किया, ये देखें आपकी अगर वैल्यूज यहाँ देखें तो 10 टाइम्स है। कितनी वैल्यूज एंटर हुई हैं, अगर मैं यहाँ से सीरियल नंबर यहाँ से काउंट करूं तो हमने एक्सपेरिमेंट 10 टाइम्स परफॉर्म किया ना, यहाँ तक नहीं परफॉर्म हुआ है ना, ये सॉरी लाइन होगी, ये 10 टाइम्स हमारी ऑब्जर्वेशंस परफॉर्म हुई है, डाली हुई है। और 10 टाइम्स के बाद जब हमने मॉडल फिट कर लिया, जो हमारा बायो हेड का रिजल्ट आया, अब हम इसमें x1 x2 के पेयर्स बना बना के रखते जाएं, हमें बाय का रिजल्ट मिलता जाएगा। x1 x2 कुछ भी रखते जाएं, हमें बाय का रिजल्ट मिलता जाएगा। ठीक है, तो मॉडल फिट करने का मकसद यही होता है कि जिंदगी में ये सिचुएशन आएगी तो हम बार बार उसको एक्चुअल एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने नहीं बैठ जाएंगे, हम मॉडल में फिट करेंगे, हम कहेंगे इसका ये रिजल्ट आएगा। ठीक है, वो रिजल्ट हम यहाँ पे कोई वैल्यू बताएंगे, हम कहेंगे इसका ये रिजल्ट आना चाहिए या आएगा। तो वो कितना ठीक है उसको चेक करने के लिए हम देखते हैं कि हमारा इस वक्त ऑब्जर्व्ड ये वाला डेटा है और प्रिडिक्टेड ये वाला डेटा है, दोनों कितने क्लोजर हैं। आखिरी देखें 71 है लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे भी 71.8 है, फिर ऊपर वाला 71 है, उसके पैरेलल यहाँ पर 71 है, 70 है, इसके पैरेलल यहाँ पर 69.25 है। ठीक है, तो आप देख ले 68 है, ये 68.06 है, तो वैल्यूज कितनी कितनी क्लोजर हैं। तो ये आपको प्रिडिक्टेड वैल्यूज से ये पता चलता है कि आपका जो मॉडल है वो अच्छा फिट हुआ है, आप इस पर रिलाय कर सकते हो, इस मॉडल को फ्यूचर में इस्तेमाल कर सकते हो, रिलायबल मॉडल है। रिलायबिलिटी को आपने प्रिडिक्टेड से भी चेक कर लिया, आपने इसके एरर्स को भी देख लिया कि इसका सम जो है वो 0 आना चाहिए, आपने आर स्क्वायर को भी चेक कर लिया कि आर स्क्वायर का रिजल्ट जो है वो 1 के क्लोज आना चाहिए, 0.99, 0.95, 0.97, दीज आर ऑल द गुड वैल्यूज ऑफ मॉडल फिटिंग। ठीक है, आर स्क्वायर को चेक कर लिया और आपने देखा कि रिग्रेशन का रिजल्ट जो है, रिग्रेशन के सामने जो पी वैल्यू है वो 0 आनी चाहिए थी। तो मल्टीपल रिग्रेशन के लिए आपने इन सब के बाद एक स्टेटमेंट वर्ड्स में दे देनी है कि our model is a good model since R square is closer to 1, since sum of residuals is equal to 0। ठीक है, यहाँ पे ये जो रिजल्ट हमारा अभी 0 आया था, इन दो की वजह से आप कहते हो कि जी हमारा मॉडल एक अच्छा मॉडल है। ठीक है जी, एक एग्जांपल मैं आपकी बुक खोलती हूँ आपके सामने ताकि हम थोड़ा सा बुक को देख लें और उसमें क्वेश्चन आपको मैं होमवर्क में दे देती हूँ कि आपने कैसे उसको अटेम्प्ट करना है। ठीक है जी, अच्छा जी, तो यहाँ पर बुक पढ़नी है शेर मोहम्मद चौधरी की पार्ट 2 थी शायद, कौन सी खोली थी उस दिन मैंने रिग्रेशन के लिए, पार्ट 1 के पार्ट 2, याद नहीं आ रही, चलो पार्ट 2 खोल लेते हैं। टेबल ऑफ कंटेंट्स में से मैं देख लेती हूँ कि ये आपका आ रहा है कि नहीं आ रहा। ये आ गया 21 चैप्टर। ठीक है, 21 चैप्टर में आपका ये टॉपिक जो है लीनियर रिग्रेशन है और उसके बाद नहीं इसमें भी नहीं है, ठहरो मुझे लगता है ये चैप्टर ना आपका नहीं पार्ट 1 की बुक में है, चलिए दोबारा देख लेते हैं। ये पार्ट 2 की बुक थी और ये आपकी पार्ट 1 की बुक है, इसमें है ठीक है, मिल गया आपको। 10th चैप्टर था सिंपल लीनियर रिग्रेशन। ठीक है, और उसके बाद है ये 11th चैप्टर, ये सिंपल लीनियर रिग्रेशन का क्वेश्चन हमने लास्ट टाइम पढ़ लिया था, उसमें एक ही आपके पास एक्स वेरिएबल था और एक ही वाई डिपेंडेंट वेरिएबल था। ये है मल्टीपल रिग्रेशन, पेज नंबर है जी 431। ठीक है, हम सीधा 431 पे चले जाते हैं और इसके पास एक्सरसाइज है। ठीक, तो 431 पे चले जाते हैं, मेरा ख्याल है यहाँ करके आएगा, चेक करते हैं, नहीं और नीचे है, यहाँ चले जाते हैं, यहाँ भी नहीं है और नीचे है, अब तक देखते हैं। वो अभी भी 331 है, 100 पेजेस और है।
थोड़ा थोड़ा आगे, ये सिंपल के क्वेश्चन है, आपने कर लिए थे सिंपल के, एक एक्स और एक वाई के साथ, ठीक है। यहाँ से भी आपने ये क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट कर लेने हैं, ठीक है। जैसे ये आपका 10.20 क्वेश्चन है सिंपल लीनियर, मैंने मेरे ख्याल है दे दिए थे लास्ट क्लास में आपको, ठीक है। अच्छा, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन भी है, वो बाद में कराऊंगी आपको, वैसे टॉपिक मुझे मिला नहीं है। कोएफिशिएंट, ये रिग्रेशन है, ठीक है। लाइंस, लाइंस ऑफ रिग्रेशन का मतलब पता है क्या है? एक बार उसने कहा एक्स को इंडिपेंडेंट रखो और वाई को डिपेंडेंट, और दूसरी बार उसने क्या कहा, रिवर्स करो, वाई को आपने जो है एक्स को इंडिपेंडेंट लिया, दूसरे में वाई को इंडिपेंडेंट ले लिया, तो दो लाइनें बन जाएंगी ना। एक में आएगा वाई हैट इज इक्वल टू समथिंग और दूसरे में आएगा एक्स हैट इज इक्वल टू समथिंग, ठीक है। इसलिए इसके दो आंसर्स आएंगे। अच्छा, और आगे से इसके, मैं तो सिंपल का क्वेश्चन तो नहीं, मैं तो मल्टीपल का देख रही थी, लेकिन सिंपल अभी आ गया तो मैंने कहा आपसे डिस्कस कर लूँ। अच्छा, मल्टीपल इससे अगले चैप्टर में होगा, नहीं ये आ गया मल्टीपल रिग्रेशन एंड कोरिलेशन। एग्जाम्पल ही देख लेते हैं पहले, हमारे पास 2 मिनट ही रह गए हैं। ये देखें आपके सामने छोटी सी एग्जाम्पल, ये आ गई, छोटा सा डेटा है 11.1 एग्जाम्पल, ठीक है। आपने इस डेटा को एंटर कर देना है और उसी तरह से एनालाइज में जाकर, ठीक है, रिग्रेशन में जाके लीनियर, और लीनियर में जाके आगे आपने डिपेंडेंट में वाई को डाला और इंडिपेंडेंट में x2 x1 दोनों को डाल दिया। एस्टिमेट्स में जाके चेक बॉक्स, उसमें ऑप्शंस में जाके, स्टैटिस्टिक्स में जाके ऑप्शंस हैं, वो चेक बॉक्स करना है एस्टिमेट्स को और मॉडल फिट को, ठीक है। और आपका जो रिजल्ट, ये सारा कुछ नहीं करना जो इन्होंने किया हुआ है ना, ये कैलकुलेशंस, ये आपने नहीं करनी, ठीक है। ये ऊपर वाला लिख लेना है, ठीक है, ये वाला लिखना जरूर है, लेकिन यहाँ से ऑनवर्ड्स आपका ये सब कुछ नहीं होना। आपने सीधा एसपीएसएस के स्टेप्स लिखने हैं, ये सब कैलकुलेशंस नहीं करने, ये जरूर लिखना है। द एस्टिमेटेड मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन इक्वेशन इज दिस वन, ये जरूर मेंशन करना है। बाद में आपके ये रिजल्ट्स तीनों जो है वो आपको एसपीएसएस कांस्टेंट के अगेंस्ट ये रिजल्ट देगा, ये आपको x1 के सामने लिखा हुआ रिजल्ट आएगा और ये b2 x2 के सामने लिखा हुआ आएगा। यहाँ तीनों आपने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देनी है तो आपका मॉडल फिट हो जाएगा, ठीक है। आउटपुट में अभी देखते हैं कि इसको नीचे से इसका मॉडल फिट होकर क्या आ रहा है। ये देखें, ये सारा कुछ नहीं करना, ये आखिरी लाइन आपने लिखनी है, ठीक है। आखिरी लाइन कौन सी वाली लिखनी है आपने, हेंस आउटपुट में जो आ रही है, द डिजायर्ड मल्टीपल रिग्रेशन इज दिस वन, ठीक है। ये आपका रिजल्ट आ रहा है, y hat is equal to माइनस, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इसकी एक्सरसाइज में जाते हैं और इस तरह के आपने क्वेश्चंस करके होमवर्क में आने हैं कल, ठीक है। ये एक्सरसाइज में देख लीजिएगा, इस एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस हैं वो आप देख लीजिए, जो आपसे हो जाते हैं, ठीक है, जिसमें ये डेटा आपको इस तरह से दिया जाएगा। टाइम खत्म हो रहा है, ओके गर्ल्स, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। ये देखें, ये आ गया x1 x2 x3, पढ़ के देख लें, x1 x2 x3 y के साथ है, y के साथ है। इसमें x1 x2 x3 है, इसमें ये होगा कि एक इंडिपेंडेंट होगा और दो इंडिपेंडेंट होंगे और एक डिपेंडेंट होगा, ये देखें लिखा भी हुआ।